बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमारा मौजू ये मेजर ऑर्गन, पहले आपको बता दें कि हार्ट हमारा प्रिंसिपल ऑर्गन है। पूरे जिस्म का निज़ाम हार्ट जो है ना, वो हम इसके ज़रिए आइडेंटिफाई करते हैं कि मर्ज़ क्या है। इसके नीचे 4 सिस्टम हमने आपको बताए थे कि एक सिस्टम कशरी सिस्टम है, जिगर इसका मेजर ऑर्गन है और ये गर्म सिस्टम होता है, नाली वाले सारे दूध इसके अंडर आते हैं। इसके बाद तिली है, ये ठंडा सिस्टम होता है, इसको हम मुखाती भी कहते हैं और ये मैंने पिछली अपनी वीडियो के अंदर ये बताया था। इसका मेजर ऑर्गन तिली है और इसमें बग़ैर नाली के दूध और ये लेसदार मादे होते हैं और ये ठंडे होते हैं। इसी तरीके से ब्रेन जो है वो सारे नर्वस सिस्टम का हेड है, मेजर ऑर्गन है। ब्रेन के साथ जितना नर्वस सिस्टम और ये बैक बोन और आपका स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आपका सिस्टम चल रहा है और पूरे निज़ाम जो आसाबी निज़ाम जिसको कहते हैं, आपका नर्वस सिस्टम पूरा, ये इसका मेजर ऑर्गन ब्रेन है। इसके बाद आप देखें ये उजलाती सिस्टम, यानी कि पूरा आपके मसल्स, आपका बॉडी के अंदर जो गोश्त है, और ये उजलाती सिस्टम है। इसका जो मेजर ऑर्गन है वो गुर्दे हैं। अब ये 4 सिस्टम हो गए और दिल इसका उज़्व आज़म है या प्रिंसिपल ऑर्गन है। आज हम मेजर ऑर्गन जिगर के बारे में बात करेंगे। जिगर असल में ये गर्मी को डेजिग्नेट करता है हमारे सिस्टम के अंदर, और जिस्म के अंदर की जो गर्मी, ये हमारा जिस्म ऑपरेट करता है 98 डिग्री के ऊपर। जैसे आप टेम्परेचर देखते हैं ना, और बुखार जब होता है तो ये 100 से ऊपर जाता है, तो उस वक्त हम कहते हैं कि इसको बुखार हो गया। लेकिन इंटरनल सिस्टम में हम इसके मैकेनिक्स नब्ज़ से देखते हैं कि जिस्म अभी जो है ना, इसमें गर्मी के मादे ज़्यादा चल रहे हैं और ये इंटरनल जो है ना गर्मी बढ़ गई है। अक्सर हुकामा भी ऐसे कहते हैं, इसके जिगर में गर्मी होगी, इसके मैदे में गर्मी होगी, फला गर्मी होगी। तो यह है कि जब यह है कि इसके मादे ज़्यादा हो जाएंगे, जिगर हाइपर हो जाएगा, तो इसके मादे ज़्यादा सिक्रीट होते हैं और जिस्म में खून के अंदर गर्मी बढ़ जाती है। उस गर्मी से आपको पता है कि गर्मी से चीज़ें फैलती हैं, उससे चीज़ें फैल भी जाती हैं। जैसे ये पैंक्रियाज की स्वेलिंग भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि चीनी ज़्यादा खाते हैं, उससे गर्मी के मादे ज़्यादा पैदा होते हैं, हीट ज़्यादा जनरेट होती है, तो वो पैंक्रियाज स्वेल कर जाता है और लोगों को जो है ना इंसुलिन वो बनाना कम कर देता है, जिससे शुगर का अर्जा लाहक हो जाता है। तो इसका हर उज़्व के ऊपर गर्मी का अपना एक असर है, सर्दी का अपना एक असर है, इसी तरीके से पानी का या तरी का अपना असर है, खुश्की का अपना असर है। जिगर के अभी देखते हैं कि इसको किस किस्म के अवारज लाहक हो सकते हैं। अगर इसका टेम्परेचर कम होगा, इसका एक टेम्परेचर हमने मेंटेन रखना है, इसको बहुत ठंडा नहीं कर सकते। अगर ठंडा करेंगे तो यहाँ पे सिरोसिस हो जाएगा, इसके सेल्स सख्त हो जाएंगे और ये ठंड में ऑपरेट नहीं करता और वहाँ पे सिरोसिस या कैंसर होने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए ठंडी दवाइयाँ इस्तेमाल करनी नहीं चाहिए जब आपको जिगर के वारस लाहक होते हैं। इसलिए मुतअद्दिद दवाइयाँ होनी चाहिए। अक्सर लोग नब्ज़ जानते नहीं और दवाइयों के ख़वास जानते नहीं हैं और ग़िज़ा के ख़वास जानते नहीं हैं, जिसकी बिना पे वो ऐसी दवाइयाँ दे देते हैं जिससे जिगर ठंड की तरफ चला जाता है और उसको अवारज लाहक होते हैं। अब ये कॉमन उर्फ़ आम के अंदर आप देखते हैं कि इसको यरकान हो गया, हेपेटाइटिस ए हो गया। अभी एलोपैथ साइंस के अंदर ये कहते हैं हेपेटाइटिस ए है, फिर बी है, फिर सी है, हो सकता है आगे भी काफ़ी सारे डिजिट आ जाएँ, डी भी हो सकता है। तो हर हेपेटाइटिस जो है ना वो जिगर से रिलेट करता है। हेपेटाइटिस ए का हमारे पास इलाज सिंपल है, हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह वो ठीक होता है। लेकिन यह कि एलोपैथ के अंदर इसका कोई इलाज नहीं है और वो सिर्फ अपने हो सकता है कोई दवाइयाँ दे दें, लेकिन यह है कि जनरली इसका इलाज इनके पास नहीं है। इसी तरह हेपेटाइटिस बी, एक ज़माने में आप समझें कि वैक्सीन का ज़माना, आप समझ लें कि हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीनेशन करनी शुरू की थी। वो टीका भी 4000 का आता था गालबन,
اور یہ ہے کہ آج کل میرا خیال ہے کہ وہ ڈسکنٹینیو کر دیا انہوں نے۔ ہیپیٹائٹس بی کا علاج ان کے پاس نہیں ہے۔ ہیپیٹائٹس سی کے لیے انہوں نے علاج نکالا تھا، 75 ٹیکے لگتے تھے۔ وہ 75 ٹیکے، جب ایک ٹیکہ لگتا تھا تو اس کو ایک ہفتہ بخار رہتا تھا، اور یہ سپریسو قسم کے علاج چلتے تھے۔ اور لیٹر آن انہوں نے کہا کہ یہ ٹیکے لگانا ڈسکنٹینیو کیا کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت سارے ہیں، اور یہ سی کا علاج نہیں کر پاتے۔ الحمدللہ ہمارے پاس ہیپیٹائٹس اے کا بھی علاج موجود ہے، ہمارے پاس ہیپیٹائٹس بی کا علاج بھی موجود ہے، ہمارے پاس ہیپیٹائٹس سی کا علاج بھی موجود ہے۔ دوائی ہم ایک دیتے ہیں، ساتھ میں غذا کا پیٹرن دیتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے شفا دینی ہے۔ اللہ نے ایک قوانین بنائے ہوئے ہیں، اگر آپ قوانین کو سمجھ جائیں گے تو قوانین جو ہے نا، وہ قوانین کے مطابق آپ کا علاج ممکن ہو جائے گا، اور آپ کو شفا ہو جائے گی، اور جگر کے عوارض ختم ہو جائیں گے۔ ابھی اگر یہ ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کے اوپر آپ چلتے ہیں، جس طرح مختلف طریقہ علاج کے اندر ٹیسٹ اینڈ ٹرائل چلتا رہتا ہے، ایک دوائی لگائی وہ ٹھیک کام کی، دوسری دوائی لگائی ٹھیک کام کی، تیسری دوائی لگائی، اور یہ ہے کہ آہستہ آہستہ اس کو بگاڑتے چلے جاتے ہیں ایشو کو، اور وہ ایشو ایک وقت میں آتا ہے کہ وہ کینسر کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور وہ کینسر ان کے علاج کیا کرنا ہے، پھر یہ کہتے ہیں جگر ٹرانسپلانٹ کرانا ہے، اس کا یہ کرانا ہے اور وہ کرانا ہے۔ تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اپنی تشخیص مجھ سے کرائیں، اچھے طریقے سے تشخیص کرائیں، اپنی غذا کا پیٹرن میرے سے سیٹ کرائیں، اور آپ نبض چیک کرا کے یہ سارے کام کرائیں، اور آپ کا علاج انشاءاللہ اللہ شفا دے گا۔ اور جب ایک سسٹم کے تحت ہم چلیں گے، جو اللہ تعالیٰ نے قانون بنائے ہوئے ہیں، ان قانون کو سمجھ کے اس کے مطابق ڈائٹ آپ کی سیٹ کی جائے گی کہ یہ ڈائٹ معتدل ہے، یہ دوائی معتدل ہے، اور اس کے مطابق اگر علاج ہوں گے تو یہ سائیڈ ایفیکٹ نہیں دیتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ سر بیماری جسم میں ایک ہے، اور اس کا علاج دوائی جو ہے ایک ہی ہونی چاہیے، اور کسی کو اگر پتہ نہیں ہے تو اس کو ہم سے جب آتا ہے اور نبض چیک کراتا ہے تو اس کو پتہ پڑ جائے گا کہ ہم نبض جانتے ہیں، ہم نے سسٹم کا علاج کرنا، ہم نے ایک آرگن یا اس کا علاج نہیں کرنا۔ انشاءاللہ آئندہ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔